वोट देने का अधिकार उनको मिले जो पैसे वाले हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो लगान देते हैं, जिन पर जमीन है, जो जमींदार हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो शिक्षित है, वेल एजुकेटेड है, जो उद्योगपति हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि चंद लोग अगर फैसला करेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। असल लोकतंत्र तब बनेगा जब जनता फैसला करेगी और बहुसंख्यक लोग अपने मत से फैसला करेंगे कि कुर्सी पे कौन बैठेगा। जब हम आजाद नहीं थे तब हमें मजबूरी में कुर्सी पे बैठने का मौका हमारी जिंदगी में नहीं था, लेकिन आज तो हम लोग पढ़े लिखे जागरूक समझदार हो गए हैं और हमारे महापुरुषों ने भी समझाया कि अगर हमसे गलती हो जाए तो आप गलती मत करना। आप मुझे बताओ कुशीनगर के लोगों, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुशीनगर की जनता से अपील करनी चाहिए या कुशीनगर की जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस लोकसभा को लड़ने का निर्णय लिया, आपका नेतृत्व करने का निर्णय लिया, आपके आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का निर्णय लिया। आप फैसला अपने आप करो। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया, इस बात के साथ मौका दिया कि वो आपके दुख दर्द दूर करेंगे, और उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पिछड़ी मां का बेटा हूं। लेकिन आप बताओ, क्या पिछड़े वर्ग की एक समस्या हल हुई? कुर्सी में बैठने का अधिकार तो बहुत दूर की बात है। ये हमारे लिए सपना हो सकता है कि आजादी से पहले पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, नुनिया, चौहान, तमाम दलित, पिछड़ी, आदिवासी जातियों के लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल जाए, ये सपना हो सकता था। कुर्सी पे बैठना तो बहुत दूर की बात। हमें धार्मिक स्थलों पर जाने की आजादी नहीं थी, स्कूलों में जाने की आजादी नहीं थी, शिक्षा ग्रहण करने की आजादी नहीं थी, युद्ध क्षेत्र में कौशल दिखाने की आजादी नहीं थी। लेकिन फिर व्यवस्था बदली, और व्यवस्था हाथ फैला के नहीं बदली, व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष हुआ, देश में आंदोलन हुए, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हिस्से में आया भारतीय संविधान का निर्माण। और मैं धन्यवाद देता हूं उस पल को, उन सभी सहयोगियों को, जिनमें संत राम बी प्रजापति जी को भी हमें याद करना पड़ेगा कि उनका बहुत बड़ा जाति पातिक तोड़क मंडल बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर जब उस सभा में नहीं बोल पाए तो उन्होंने किताब लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, उनका भी योगदान है। तो महसूस कीजिए, इतने अंधेरे में उजाले की किरण 26 जनवरी 1950 को हमारे जीवन में आई, और यह तय हुआ कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता बैलेट से वोट देके भेजेगी। मैं मेरी मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूं जो हजारों की संख्या में यहां उपस्थित है। मातृशक्ति है तो जीवन है, और हम तो ऋणी हैं। आप जैसी मां ने हमें जन्म दिया, अगर ये मां ना होती तो हमारे जीवन में हमारा जीवन नहीं होता, हमारा छोड़िए किसी पुरुष का जीवन नहीं होता। मैं मातृशक्ति का भी धन्यवाद देता हूं। ये लोकतंत्र है। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्थापित लोग थे वो विरोध कर रहे थे। उनका विरोध यह था कि वोट देने का अधिकार उनको मिले जो पैसे वाले हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो लगान देते हैं, जिन पर जमीन है, जो जमींदार हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो शिक्षित है, वेल एजुकेटेड है, जो उद्योगपति हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि चंद लोग अगर फैसला करेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। असल लोकतंत्र तब बनेगा जब जनता फैसला करेगी और बहुसंख्यक लोग अपने मत से फैसला करेंगे कि कुर्सी पे कौन बैठेगा। जब हम आजाद नहीं थे तब हमें मजबूरी में कुर्सी पे बैठने का मौका हमारी जिंदगी में नहीं था, लेकिन आज तो हम लोग पढ़े लिखे जागरूक समझदार हो गए हैं और हमारे महापुरुषों ने भी समझाया कि अगर हमसे गलती हो जाए तो आप गलती मत करना। आप मुझे बताओ कुशीनगर के लोगों, आज
स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुशीनगर की जनता से अपील करनी चाहिए या कुशीनगर की जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस लोकसभा को लड़ने का निर्णय लिया, आपका नेतृत्व करने का निर्णय लिया, आपके आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का निर्णय लिया। आप फैसला अपने आप करो। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया, इस बात के साथ मौका दिया कि वो आपके दुख दर्द दूर करेंगे। और उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पिछड़ी मां का बेटा हूं। लेकिन आप बताओ, क्या पिछड़े वर्ग की एक समस्या हल हुई? क्या मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू हुई? क्या 27% मिलने वाला आरक्षण बढ़ के 52% हुआ? क्या धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी मिली? जो मिला था, जो मिल रहा था, उसको भी छीनने का काम इस सरकार ने किया। उदाहरण के तौर पे हम यूपी की बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों पे हमारी हिस्सेदारी में घोटाला हुआ, आपने देखा होगा। और 20,000 पद जिन पे दलित पिछड़ों के बच्चे कुर्सी में बैठ के, क्योंकि हमारे लिए नौकरी नहीं है, हमारे लिए नौकरी अवसर है अपने समाज का हाथ पकड़ने का और अपने समाज को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देने का। तो वो नौकरी मिलती तो 1 लाख परिवारों के जीवन में अवसर पैदा होते, उनसे मार्गदर्शन लेके अगले 1 लाख लोग तैयार होते। अभी मेरा एक छोटा भाई जिसने मुझे कागज दिया, नाम है अनिल कुमार, 6800 शिक्षक भर्ती में चयनित है। हमसे लिखा अगर ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो 10,000 रुपए मैं आजीवन पार्टी फंड में जमा करूंगा। आप महसूस करो, उसकी दिल की इच्छा बड़ी मजबूत है। लेकिन ये 20,000 पद हमसे छीने किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उनके शिक्षा मंत्री ने अपराध किया। हमने 4 दिन खुले आसमान में इको गार्डन में आंदोलन किया और एक बड़ा आंदोलन करके सरकार के घुटने टिकवा के 6,800 नियुक्तियां रिलीज कराने का काम किया। और जब वो नियुक्तियां रिलीज हो गई, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट मल्ला के बेटे को, कुर्मी पटेल के बेटे को जब नौकरी मिलने का नंबर आया तो यही सरकार कोर्ट चली गई और 6,800 नौकरियों पे स्टे लगवा दिया। करना यह चाहिए था कि उस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, 420 का मुकदमा लगा के, जिसने हमारा अधिकार छीनने का काम किया। लेकिन अधिकार छीनने वाले को जेल ना भेज के हमारे बच्चों को सजा देने का काम किया। मेरे पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, हमारी बहनें बच्चियां जब अपने हक की आवाज उठाने गई तो उनको लाठियों से पीटने का काम किया होगा। कई बहनें ऐसी थी जिनके हाथ टूट गए, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हुए थे। आज वो आपसे उम्मीद कर रही होंगी कि उनको लाठी मारने वाले लोगों को आप सजा देने का काम करो। आपको याद होगा पुलिस की भर्ती, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा और पुलिस में कोई धन्ना सेठ उद्योगपति का बेटा नहीं जाता, आम दलित किसान पिछड़े मजदूर का बेटा जाता है। 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा और 400 रुपए एक बच्चे से लिए। और जिस दिन पेपर देके हमारा बच्चा पेपर से बाहर निकला कि नौकरी मिलेगी, तो पेपर लीक हो गया। और जब हमने आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा जो झूठ फैलाएगा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमने कहा झूठ कौन फैला रहा है, ये तो तब पता लगेगा जब जांच होगी। फिर अपने आप भर्ती कैंसिल करी। दरोगा भर्ती में घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, सेक्रेटरी भर्ती में घोटाला हुआ। जो सरकार कागज नहीं संभाल सकती, वो कानून व्यवस्था क्या संभालेगी? मीडिया इनकी बड़ाई कर देता है और ये एक दूसरे की पीठ पे हाथ थपथपाते हैं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अगर देखना हो तो हाथरस की बच्ची का ऊपर हुआ जुल्म देखो कि किस तरह आपकी बच्ची को कचरे की तरह जला दिया गया। कहते हैं कि इंसाफ हो रहा है। जुल्म देखना हो तो इनकी सरकारों में देखो, जहां राजस्थान में कल ही 11 साल की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया क्योंकि उसके साथ 11 दरिंदों ने रेप करके उसको जला दिया था और अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। पीट पीट के रामेश्वर वाल्मीकि को मार दिया।
हमारे कहने के बाद सरकार जागी। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपकी मजबूत आवाज नहीं जाएगी, और मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के विरोधी हो गए। जब 1952 में पहला चुनाव हुआ और जो लोग चुनाव जीत के आए, तो बाबा साहब ने उनसे बात की कि भाई आप समाज की हिस्सेदारी पे जीत के आए हो, अब आपको समाज की आवाज उठानी। तो उन नेताओं ने बाबा साहब से कहा, नहीं नहीं बाबा साहब, हम समाज की हिस्सेदारी पे नहीं, हम तो अपनी पार्टी के आधार पे जीत के आए हैं। हम समाज का काम नहीं करेंगे, हम तो अपनी पार्टियों का काम करेंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इससे हमारा प्रतिनिधित्व तो जाएगा लेकिन हमारा वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव तो यहां और बहुत सारे लोग लड़ रहे होंगे, अगर आपकी कोई वास्तविक आवाज है जिसके गले में सामंतवाद का, मनुवाद का पटका नहीं पड़ा, जिसका गला नहीं दबा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आप आंख बंद करके उनको वोट डालकर उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम करो। और जैसा उन्होंने कहा कि एक सिरे से ये नेपाल का बॉर्डर है और वहां जहां हम लड़े वो उत्तराखंड के बाद वो चाइना का बॉर्डर है, तो चाइना से तो देश की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, तो चाइना की तरफ से हम जो है मोर्चा लेके नगीना से जीत के आ रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। और यहां से भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गन्ना किसान के बटन को दबाकर इनको पार्लियामेंट भेजने में अगर आप मदद करा दो, तो आपका ये एहसान चंद्रशेखर आजाद जिंदगी भर उतारेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मेरे साथियों, आप सत्ता का अहंकार भी देखिए। पहले मैं पुलिस के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो, आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और वेतन विसंगतियां भी हैं, और सरकार में बैठे लोग समय समय पे अपने, अगर आप उनके हिसाब से काम ना करो, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर देते हैं। आपके बच्चों को भी अपराधी की तरह जीवन जीना पड़ता है, कठिनाइयां सहना पड़ती है। पार्लियामेंट में जाने के बाद हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि आपकी नौकरी 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो जाए और आपकी वेतन विसंगतियां भी दूर हो, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन कभी कभी आप संविधान के विरोध में जाके काम करते हो, ये अच्छा नहीं। कल रात आपने देखा होगा कि हमारे आने से इतना प्यार सामंतियों के अंदर पैदा हुआ कि जहां हमारा पंडाल लग रहा था वहीं कुछ गुंडे आके गुंडागर्दी कर दिए। हमारे एक साथी विशाल को, जो हमारे यूथ का जिला अध्यक्ष, उसको पीटे, हमारी गाड़ियां तोड़ दिए। रात को 2:30-3 बजे तक हमारे लोग थाने में बैठे रह गए, मुकदमा नहीं लिखा। हमें सुबह कप्तान साहब से बात करनी पड़ी, तो उन्होंने हमें कानून बताया, तो हमने वकील होने के नाते उनसे कहा कि भाई ठीक है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस हाईटेक हो गई है, बिना FIR दर्ज किए जांच करने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको नहीं लगता कि सरकार बदलती रहती? ये तो लोकतंत्र है, यहां कोई परमानेंट नहीं है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आने वाले समय में हम गली गली, गांव गांव जाके बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके और 2027 में ऐलाने जंग करेंगे भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। और आप याद रखना कि रिटायर आप इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं, भरोसा है, और हमें सोए हुए बहुजन समाज पे भी भरोसा है कि ये ज्यादा दिन तक गुलामी की बेड़ियां अपने ऊपर रख के नहीं जिएगा, ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा। आज इस देश में क्या मिल रहा है आप जानते हो? ये जो अनाज मिलता है, इसका पैसा कहां से आता है? इसका पैसा सरकार जेब से लाती है क्या? इसका पैसा आपके टैक्स के पैसे से आता है। GST 28% है। 1 रुपए का सामान खरीदोगे, नौजवानों गौर से सुनना,
28 पैसा सरकार के खाते में जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार 10,000 रुपए का सामान अगर महीने में खरीदता है तो 2800 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं, और वो 400-200 रुपए का राशन देके इस तरह दिखाने का काम करती है कि बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं आपको ये नहीं कहता कि राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया लग के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा मिलेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। उद्योग लगा के नौजवानों को रोजगार देंगे और कुटीर उद्योग लगवा के महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे। मेरी माओ बहनों को ईंट के भट्टे पे काम करना पड़ता है, कोलू पे काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, सिर पे ईंटा उठाना पड़ता है। अब वो दिन जाने वाले हैं कि आपकी आंखों में आंसू रहेंगे और आपकी सुनवाई नहीं होगी। वो दिन जाने वाले हैं, मेरी बात को आप याद रखना। कुटीर उद्योग लगेंगे, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, और गरीब की बेटी की तरफ आंख उठाने वाला गुंडा वो अपना रास्ता भी नेपाल के जरिए कहीं देख लेना, क्योंकि आने वाले समय बहुत अच्छा नहीं है गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश में। इस बात को आप याद रख लो। कोई सरकार का संरक्षण नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, ये तभी संभव है जब आप अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को पूरा करो और एक एक वोट गन्ना किसान के बटन पे दबा के और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पार्लियामेंट में हमारे बराबर में बिठवाने का काम करो। ये तभी संभव है। और मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करके कहना चाहता हूं, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। यहां तो आशा आंगनबाड़ी और समूह की बहनों को जबरदस्ती सभा में बुला के लाते हैं दूसरे लोग, और आप तो 40 डिग्री टेम्परेचर में छांव में जाने को तैयार नहीं हो। मुझसे असली प्यार तभी होगा जब आप आज के बाद पहले अपने गांव को, अपने बूथ को, अपने सेक्टर को, पड़ोस के गांव को, विधानसभा के लोगों को, एक एक आदमी को, जब तक आप गन्ना किसान के निशान पर वोट देने के लिए तैयार नहीं करते तब तक आंदोलन अधूरा रहेगा। और ये तकनीकी युग है, आपकी जेब में फोन है, एक एक फोन अगर आपकी मोबाइल में 100 नंबर हैं, एक एक फोन भी लगा दोगे, कैसे भैया की ससुराल में, बहना की ससुराल में, ताई के यहां, चाची के यहां, बुआ की ससुराल में, तमाम रिश्तेदारों में अगर एक एक दो दो फोन भी लगा दोगे और सबसे ये अपील कर दोगे कि केतली नगीना में जीत रही है और यहां गन्ना किसान को वोट देनी है क्योंकि यहां केतली का चुनाव निशान नहीं है, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाखों वोट से जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। और ये जीत वो जो लखनऊ दिल्ली में बैठ के राजा महाराजाओं की तरह आपको गुलाम समझ के आपके ऊपर किसी को भी थोप देते हैं, उनको भी सबक सिखाने का काम करेगी। बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? अगर मदद करोगे तो ऐसे दोनों हाथ उठाओ और मुट्ठी बंद करो। ये मुट्ठी सम्राट अशोक के वंशजों की मुट्ठी है, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों की मुट्ठी है, ये मुट्ठी तथागत बुद्ध के वंशजों की मुट्ठी है। इस मुट्ठी को मजबूत करो और इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज है उसको वादा दिला के कहो कि आपके ऊपर होने वाले हर जुल्म में हम सब लोग आपका भाई बन के साथ देंगे। आप अपने आप को अकेला मत समझना, उठाओ ऐसे हाथ और दिलाओ विश्वास मेरे लोगों कि अगर किसी मुसलमान पे, जैन पे, सिख पे, ईसाई पे, बौद्धिस्ट पे, किसी दलित पिछड़े पे जुल्म होगा तो आप लोग अपने घर चैन से नहीं बैठोगे, उनकी हक की लड़ाई लड़ोगे। ऐसे मुट्ठी बंद करके वादा करके मुझसे बताओ, करोगे नहीं करोगे मदद? तो यहां मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।